नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट नाउ में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, उसका हमारा आज पार्ट 5 है। इसमें हम समझने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ एक और चीज देख लेते हैं भाई, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो बैच चल रहा है आपका, यहाँ पर जो सिलेबस हो रहा है ये सिलेबस कंप्लीटली आपका कंपटीशन लेवल तक के यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, देखो मान लो अगर कोई चार्ज, जैसे कि आपसे बताया भी गया था कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी स्टेट में रखा हुआ है, विराम अवस्था में रखा हुआ है, तो उसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसमें उसके होने के प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्लस क्यू नॉट चार्ज के द्वारा, जो एक परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश को अगर मैं इसके अंदर ले आऊं तो ये इसको रिपल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो यहाँ देखिए इसके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाता है चारों तरफ, ठीक है, जिसमें इसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है परीक्षण आवेश के द्वारा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो जाती है किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी भी, लिखिए मित्रों फटाफट, किसी भी आवेश के चारों ओर और वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों को परीक्षण आवेश द्वारा महसूस किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी आवेश के चारों तरफ होता है जिसमें उसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। अब एक और बात आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मान लो मैं प्लस चार्ज प्लस क्यू नोट को यहाँ पर ले आया, एक बार मैंने प्लस क्यू नोट आवेश को यहाँ पर रख दिया, एक बार यहाँ पर रख दिया और एक बार यहाँ पर रख दिया, तो तीनों ही स्थितियों में क्या क्या चीजें हो रही है। देखो रिपल्सन कहाँ सबसे ज्यादा होगा? रिपल्सन फोर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, रिपल्सन फोर्स यहाँ पर इससे कम होगा और यहाँ पर सबसे कम, और यहाँ पर बिल्कुल होगा ही नहीं, है ना। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र के अंदर भी अक्षेत्र के प्रभाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, बिल्कुल मान लो इसके r दूरी पर रखा हुआ है और r ही दूरी पर मैं इसको यहाँ पर रख दूं तो यहाँ पर भी फोर्स बिल्कुल उतना ही लगेगा जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि बीच की दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, और बीच की दूरी और आवेशों पर तो फोर्स डिपेंड करता है कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो अगर ये सेम है दोनों चीजें तो फोर्स भी सेम ही होगा। यानी मैटर करता है कि हम आवेश के कितने नजदीक जा रहे हैं। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता यानी कि स्ट्रेंथ को, ठीक है, मजबूती को, कितने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पा रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिख देंगे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से शो करते हैं भाई, इसे ई से शो करते हैं, ई से दर्शाते हैं। और ये क्या होती है? यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, यानी कि इस पर दिशाओं का फर्क पड़ता है, राशि होती है
होती है। और E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। F अपॉन क्यू नॉट। E सदिश बराबर होता है F सदिश अपॉन क्यू नॉट। जिस तरफ बल लग रहा होगा उसी की डायरेक्शन में E माना जाएगा। जिस तरफ बल लग रहा होगा, जिस दिशा में, जो दिशा बल से जिसकी होगी, वही दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मानी जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात पर, ठीक है भाई। इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि मान लो हमारे पास एक प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के पास मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। तो मुझे क्या करना है, जस्ट वहां पर एक परीक्षण आवेश रखना है। परीक्षण आवेश क्यू नोट लेकर के आए, और परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। प्लस होता है कि नहीं? तो प्लस चार्ज जैसे ही हम यहाँ पर ला करके रखेंगे तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इसको इस डायरेक्शन में भगाएगा कि नहीं? फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये क्यू नोट में यहाँ पर रख दूं तो सेम टू सेम E किस डायरेक्शन में हो जाएगी? इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स यहाँ पर होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पर ले आऊं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर यहाँ पर ले आऊं इस आवेश को तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज के पास में लेकर के आता हूँ परीक्षण आवेश Q प्लस को, तो भाई किस तरफ होगा इस पर लगने वाला बल? अंदर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अंदर की तरफ खींचेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर रख दो तो इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, यहाँ पर रख दो तो इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। क्योंकि बल की दिशा जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा मानी जाएगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बल बटा क्यू नॉट। क्लियर है? अच्छा, बल बटे क्यू नॉट, ये बल है और ये क्या है? आवेश। तो मात्रक क्या हो गया इसका? इसका मात्रक क्या हो गया भाई? न्यूटन बटे कूलॉम। SI मात्रक हो गई, ठीक है? SI मात्रक लिख लेंगे इसको क्लियर से। और विमा क्या हो जाएगी भाई? विमा भी लिख लेंगे। विमा बल की कितनी हो जाती है? MLT की -2 और आवेश की कितनी हो जाती है? AT। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ML और T की -3 और A इनवर्स, ये हो जाएगी हमारी विमा, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगी। ठीक है, लिख लेंगे इसको, ये पूरी चीज को जो है ये चित्र भी बना सकते हैं साथ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। लिख लेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, हमारे पास एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, Q चार्ज है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। कितनी दूरी पर भाई? R दूरी पर कोई बिंदु P है और P पर हमें पता करना है कि कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर प्लस Q नोट आवेश लेकर के आऊं तो रिपल्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस डायरेक्शन में होगी। याद रखिए प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है और माइनस आवेश के लिए हमेशा तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ होती है। क्लियर है? चलो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितना है। ठीक है भाई, तो लैंग्वेज लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ और आप उस लैंग्वेज को लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिख भी रहा हूँ, लिखने में टाइम लगता है, तो हम कैसे लिखेंगे भाई लैंग्वेज? स्टार्टिंग में माना क्यों आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। अगली लाइन में लिखेंगे माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा है, तब Q नोट पर लगने वाला कूलामीय बल ज्ञात करें।
भाई ई को हम कैसे निकाल सकते हैं? ई का तो हमने अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा है कि नहीं बताओ? ई तो पढ़ा है ना, तो ई को कैसे निकालेंगे? पहले तो एफ निकालना पड़ेगा कि नहीं, फोर्स। अब ये बताओ, अगर मैं इसको मूल बिंदु मान लूं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस की हो जाएगी। एक्स एक्सिस की दिशा में सदिश क्या होता है? इकाई सदिश आई कैप होता है, तो इसलिए हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स सदिश करने वाला को नाम है बल एफ सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 ये हो गया, और q2 q नॉट है, अपॉन दूरी r स्क्वायर, और सदिश क्या है हमारे पास? इकाई सदिश है आई कैप, ठीक है, आई कैप की डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम देख लेते हैं हमारे पास ई की क्या वैल्यू आती है। E इज इक्वल टू हमारे पास होता है, चूंकि E इज इक्वल टू F सदिश अपॉन Q नॉट होता है, तो इसलिए वैल्यू जब रखी है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, क्या हो गया भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाती है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आई बात समझ में? यानी कि फॉर्मूला। तो इसको लिख लेंगे वैसे, ई सदिश क्या हो जाएगा? आई कैप तो रहेगा ही रहेगा, आई कैप, तो ई सदिश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आई कैप। ये हो जाएगा किसी भी आवेश क्यों के कारण, जिसके कारण आपको ऊपर आ जाएगा, r दूरी पर जितनी दूरी पर निकालना हो नीचे आ जाएगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक्चुअली यहाँ पर अनंत लंबे नहीं लिखेंगे, एल मीटर या फिर एल लंबाई के, सबसे पहले तो एल लंबाई के पूछा जाता है, तो बताऊंगा अभी एल लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले एल लंबाई का, क्योंकि बोर्ड में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। एक तो एल लंबाई के तार की वजह से पूछ लिया जाता है, एक अनंत लंबे तार की वजह से पूछ लिया जाता है। तो दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग है और तरीके अलग अलग है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे, और लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज में लिखेंगे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे लिख लेंगे। माना एल लंबाई का एक तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, कैपिटल क्यू लिखना, प्लस क्यू आवेश वितरित है, वितरित यानी कि बिखरा हुआ है इसके ऊपर, प्लस क्यू आवेश वितरित है, जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू, इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, लैम्डा ये वाला। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? आवेश बटे लंबाई। ये पॉइंट मैंने पहले से कोमा लगा करके लिखेंगे, से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। लिख लिया? चलो अब जो है हम ये भी लिख लेते हैं कि भाई तार के सिरों से बिंदु P के कोण क्रमशः अल्फा व बीटा है, अल्फा और बीटा। भाई ये कहीं पर भी हो, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, जहां पे भी होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग ही रहेगी, सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, क्योंकि एल लंबाई का तार है। अब देखेंगे कैसे। ठीक है भाई, चलो तब
तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी भाई, ठीक है। मान लो अब मेरे पास यहाँ पर था एक बिंदु P, इस पर मुझे ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं कहूंगा कि भाई इतना लंबा तार है, तो इसकी वजह से कैसे निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीख रखा है, बिंदु आवेश के कारण। तो कोई बिंदु आवेश ही ले लो उसके ऊपर, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट यहाँ पर काट लेते हैं, छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा सा, जिसकी लंबाई हमें मान सकते हैं कि dx है। क्या है जिसकी लंबाई dx, ठीक है। इसमें मान लिया हमने बहुत ही छोटा सा आवेश d क्यों समाया हुआ है, d क्यों समाया हुआ है, और ये इस मिडिल पॉइंट से x दूरी पर है, मान लिया हमने, ठीक है भाई। x दूरी पर इसको मान लेते हैं, या फिर l दूरी पर मानना है तो l दूरी पर मान लो, आपकी मर्जी है, मतलब जिसमें तुम आप मानना चाहते हो तो मान लो। a इसको मान लो, चलो ये इसको मान लो, स्मॉल l मान लो, मतलब मर्जी है जो भी मानना चाहते हो। r दूरी पर तो बिंदु P था, उस इस तार के ऊपर एक सूक्ष्म आवेश d क्यों लेने पर, एक सूक्ष्म आवेश d क्यों लेने पर, जिसकी लंबाई, जो कि लंबाई dx में फैला हुआ है, ठीक है। अब अगर ये इस पूरे तार का वैद्युत आवेश घनत्व लैम्डा है, तो यहाँ पर भी लैम्डा ही होगा घनत्व, तो भीड़ भाड़ तो यहाँ पर भी उतनी ही होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू होता है आवेश बटे लंबाई। तो इस छोटे से हिस्से के लिए आवेश बटे लंबाई ऐसे हो जाएगा कि नहीं पता, d क्यों अपॉन dx, ठीक है। तो चलो लिखेंगे इसमें आगे की विद्युत क्षेत्र की याद करना है, आगे लिखेंगे तार पर एक सूक्ष्म लंबाई dx का छोटा सा सूक्ष्म आवेश d क्यों लेने पर, जो कि बिंदु P से L दूरी पर है, तथा अक्ष से सीधी लंबाई से, या फिर मैं क्या दूं यहाँ पर OP से फाई कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है भाई, फाई कोण यहाँ पर मान लेते हैं। तो अब जो है इसकी वजह से आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसकी वजह से निकालना है। ये तो बिंदु आवेश ही है, तो बिंदु आवेश की वजह से मान लो चलो जी इस डायरेक्शन में हमें छोटा सा एक विद्युत क्षेत्र DE मिल जाता है। चलो DE कितना हो जाएगा भाई हमारा, DE हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पे DQ आ जाएगा क्योंकि छोटा सा आवेश है, अपॉन R स्क्वायर, दूरी होती है जो कि दूरी कितनी है यहाँ पर L है, तो L स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर L स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो हमारी L स्क्वायर है त्रिभुज OPM, इसको बिंदु को M मान लेते हैं, ये बिंदु O है, ये P है, ठीक है। तो OPM पे ध्यान से देखेंगे, L कर्ण है, X लंब है, और ये आधार है। फिक्स कौन सा है इस पूरे त्रिभुज में, केवल R है, क्योंकि जब मैं DQ को ऐसे पूरे के पूरे तार के लिए जोड़ूंगा, मालूम अगर यहाँ पर मान लेता है, यहाँ पर मान लेता है, यहाँ पर मान लेता, तो L की वैल्यू चेंज हो जाती है नहीं, X की वैल्यू चेंज हो जाती है नहीं, लेकिन R की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसलिए जो चीज वेरिएबल होती है, वेरिएबल को नहीं रखना होता है, यहाँ पर वेरिएबल को कहीं ना कहीं फिक्स वैल्यू में लेकर के आने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पर L को फिक्स वैल्यू में लेकर के आने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो कैसे लेकर के आएंगे देखो यहाँ पर, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में, जो कि त्रिभुज OPM में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब इज इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा, तो यहाँ पर cos फाई होता है, आधार बटे लंब इज इक्वल टू cos फाई। तो लंब ये जो L की वैल्यू है ये बराबर क्या हो जाएगी, R बटे cos फाई, ये नीचे आ जाएगा, ये उधर से लगेगा, तो L इज इक्वल टू R बटे cos फाई रख दो यहाँ पर। L स्क्वायर है यहाँ पर L है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यों अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर फाई, स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो L की वैल्यू अगर ये सिंगल है तो L स्क्वायर में यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। d क्यों की जगह पे क्या रखेंगे, जो कि हमने अभी निकाला था, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि d क्यों इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा dx है, ठीक है भाई। तो चलो लिखेंगे बेटा ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन R स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है भाई।
अब देखो यहाँ पर एक और चीज लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या मामला बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा भी फिक्स है, चलो जी ये भी फिक्स है, dx वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल है, दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल नहीं रहने चाहिए, एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, तो फाई के रूप में लेकर के आएंगे dx को, यानी d फाई होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर, तभी तो समाकलन हो पाएगा। तो dx का समाकलन कैसे बनेगा, देखो भाई त्रिभुज OPM में फिर से x और r में देख लेते हैं, क्योंकि ये फिक्स है ये वेरिएबल है, तो x अपॉन r लंब बटे आधा क्या हो जाता है, tan फाई हो जाएगा, tan फाई। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r tan फाई। क्लियर है। अब जो है मैं अवकलन कर देता हूँ उसका, तो dx इसकी रेस्पेक्ट में फाई की रेस्पेक्ट में dx अपॉन d फाई इज इक्वल टू r tan का क्या हो जाता है sec स्क्वायर फाई, और जो इधर d फाई था, जो इधर d फाई आएगा वो इधर चला जाएगा कि नहीं, तो d फाई यहाँ पर, तो dx की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, कर दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई भी, बस dx की वैल्यू रख दो r इनटू sec स्क्वायर फाई और d फाई। अब देखो sec स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई, r से एक r कैंसिल, बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू d फाई अपॉन r, ये वाली चीज बची, यही है हमारा d, ये हमारा क्या है भाई d निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आया भाई de सदिश निकल के आया, de सदिश जो कि किसके रूप में है, जो कि इसकी वजह से है। अब पूरे तार की वजह से कितना होगा, समाकलन कर देंगे इसका समाकलन कर देंगे कि नहीं भाई, पूरे तार के लिए अगर निकालना है तो इसका समाकलन कर देंगे कि नहीं। अब देखिए साफ करो से, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो DE है इसके दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो DE जो है, DE का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, आपको पता है कि ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल फाई होगा, तो इस हिसाब से DE cos फाई इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस डायरेक्शन में DE sin फाई। इसको DE या फिर ये कह सकते हैं कि जो E होता है उसका पैरेलल सदिश, रेखा के बिल्कुल पैरेलल वो सदिश यहाँ पर मिल जाता है, इसको ये भी दर्शाते हैं, और इसको E परपेंडिकुलर कहते हैं, क्योंकि ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर सदिश जा रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर घटक। आई बात समझ में। अब इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, E परपेंडिकुलर की और E पैरेलल की। E पैरेलल ये होता है और E परपेंडिकुलर ये होता है, तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं E परपेंडिकुलर, जो कि क्या होगा DE cos फाई। स्मॉल ए मिला तो छोटे से सूक्ष्म आवेश के लिए तो DE परपेंडिकुलर ही निकलेगा, बड़े आवेशों के लिए E होता है, छोटे आवेश सूक्ष्म आवेश के लिए D, ठीक है। D का मतलब होता है सूक्ष्म चीज। DE की वैल्यू ये वाली यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू cos फाई की वैल्यू ये वाला और अपॉन r इनटू d फाई, ये बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे समाकलन कर देंगे संपूर्ण तार की वजह से E परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करने का DE परपेंडिकुलर। समाकलन का मतलब होता है कि हमने छोटे छोटे हिस्से सारे जोड़ करके देख लिए और टोटल जो प्रभाव है वो अब हम देख रहे हैं कि कितना होगा। तो समाकलन हमें कहां से कहां तक किया, फाई के रूप में, फाई बीटा से लेकर के गए थे हम अल्फा की तरफ, बीटा से लेकर के गए अल्फा की तरफ, बीटा की तरफ इधर माइनस था, इधर अल्फा प्लस है, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर माइनस बीटा से लेकर के अल्फा इज इक्वल टू डी फाई DE परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या था हमारा, ये समाकलन कर दो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos फाई अपॉन r d फाई। कहां से कहां तक, माइनस बीटा एंगल से अल्फा एंगल, माइनस बीटा इस तरफ है, अल्फा इधर पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए समाकलन करके आ जाएगा, ये तो कोसाइन का इसका समाकलन नहीं होगा, cos फाई का समाकलन क्या होता है sin फाई का, ठीक है। क्या होता है अभी sin फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r को भी बाहर निकाला हुआ है,
यहाँ पर लिमिट रखेंगे माइनस बीटा से अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा। अब वैल्यूज को साफ कर दो भाई, यहाँ पर साफ कर दो। तो देख लेते हैं ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट sin अल्फा माइनस sin बीटा माइनस sin बीटा माइनस sin बीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बटे ये हो जाता है हमारा क्या, लैम्डा भी तो था ना हमारे पास, लैम्डा कहाँ गया, लैम्डा भी तो था यहाँ पर, लैम्डा भी बचा होगा भाई, लैम्डा को गायब कर दिया, लैम्डा को ये ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा E परपेंडिकुलर के लिए। इसके बाद E पैरेलल के लिए निकालेंगे। E पैरेलल क्या हो जाएगा, E पैरेलल हो जाएगा समाकलन ऑफ DE पैरेलल। DE पैरेलल कितना है, DE sin phi, DE की वैल्यू ये वाली यहाँ पर रखेंगे, तो सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से समाकलन होगा माइनस बीटा से अल्फा का। समाकलन करेंगे, इसको साफ कर रहा हूं मैं यहाँ से, DE की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, समाकलन करेंगे माइनस बीटा से अल्फा तक, इसका लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये कांस्टेंट है, sin phi इनटू d phi, sin phi का समाकलन हो जाएगा क्या, माइनस cos phi, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू cos phi की माइनस का होता है, और ये माइनस बीटा से अल्फा तक समाकलन हो जाएगा। ठीक है, जब इस समाकलन को आप करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल के भाई, ये आ जाएगा E पैरेलल आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r cos बीटा माइनस cos अल्फा। ये होते हैं फॉर्मूले हमारे E पैरेलल और E परपेंडिकुलर के लिए। तो सभी ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। हम कभी भी एक L लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते ही नहीं है। हम क्या निकालते हैं, हमेशा हम एक तो उसका परपेंडिकुलर घटक निकालते हैं और एक उसका पैरेलल घटक निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सूक्ष्म आवेश की वजह से DE निकाला, DE की नेचर देख के कैसा होता है, फिर उसके दो अलग अलग घटक निकाले, दोनों अलग अलग घटकों का अलग अलग रूप में समाकलन कर दिया। समाकलन कहां से कहां तक, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक। और जैसे ये समाकलन किया तो इसका ये वाला घटक ये आया है हमारे पास और ये वाला घटक ये आया है हमारे पास, ठीक है। तो याद रखेंगे इन दोनों ही फॉर्मूलों को, दोनों ही फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए आपके, ठीक है भाई। ये दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ से केस निकलेंगे, कैसे केस निकलेंगे, यहाँ से केस कैसे निकलेंगे भाई, देखिए केस कैसे निकलेंगे। केस ये निकलेंगे कि भाई अभी हमने किया E परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, E परपेंडिकुलर था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और sin अल्फा प्लस sin बीटा, और E पैरेलल क्या था, E पैरेलल था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r cos बीटा माइनस cos अल्फा। ये हमारे पास जो है फॉर्मूले है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, मान लो केस फर्स्ट कि मान लो कोई पॉइंट इस तरीके से है L लंबाई के तार के सामने बिल्कुल बीचों बीच है यहाँ पर R दूरी पर, कि अल्फा भी उतना ही है और बीटा भी बिल्कुल उतना ही है, यानी कि अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से हैं। तो केस फर्स्ट कहता है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाए, अगर इसको थीटा के रूप में मान लें तो क्या हो, रखो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पर थीटा रखो, तो E परपेंडिकुलर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r sin थीटा और प्लस sin थीटा, 2 sin थीटा हो गए, तो 2 लैम्डा sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये फॉर्मूला हो जाएगा E परपेंडिकुलर। इसके बाद E पैरेलल कितना हो जाएगा, इस स्थिति में E पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी थीटा रखो, यहाँ भी थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, 0, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल क्या होगा भाई, 0, यानी कि E पैरेलल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में अगर बिल्कुल बीच में पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में E पैरेलल क्या हो जाएगा, E पैरेलल हमेशा 0 रहेगा, सारा का सारा विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में मिलेगा और वो कितना होगा, वो भी आपके सामने क्लियर है। अब देख लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कहा गया है, इफ the length of wire is infinite, यानी कि जो लंबाई है L is equal to infinite हो जाए, तार की लंबाई कितनी हो भाई, अनंत हो,
यानी अनंत लंबा तार हमारे पास हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी। देखो अलग अलग घटक निकालेंगे। ई परपेंडिकुलर में अगर अनंत हो गया इसका मतलब क्या होगा, तार बिल्कुल ऐसे जा रहा है भाई। सेकंड केस के लिए देख लो, सेकंड केस को अलग से लिख देता हूं, ठीक, सेकंड केस को अलग से देख लेते हैं। मान लो तार था हमारे पास है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर एक पॉइंट था जो कि आर दूरी पर, यहाँ पर आर दूरी तक इस तरीके से। यहाँ पर हमें ई निकालना है, ई लिखना है। इसका एक तो ई परपेंडिकुलर टू घटक होगा और एक ई पैरेलल होगा। वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि ये दोनों घटक कितने कितने आएंगे हमारे। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखो कि अल्फा कितना होगा। अब भाई ये अनंत पे जा चुका है, अनंत पर जाते जाते जो अल्फा था वो धीरे धीरे बढ़ता 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 ऐसे सीधा हो चुका है कि नहीं, यानी कि 90 अंश का कोण बन चुका है। तो ये जो अल्फा होगा यहाँ पर, ये कितना हो चुका है 90, और बीटा भी कितना हो चुका है लगभग 90, क्योंकि बहुत दूर जा चुका है वो पॉइंट। जब ऐसे त्रिभुज बनाओगे तो यहाँ पर लगभग 90 अंश आ चुका होगा। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या आ चुका होगा 90 अंश। तो हम इस केस में कह सकते हैं इस सेकंड जब लंबाई कितनी हो अनंत, उस स्थिति में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों 90 अंश। 90 अंश रख दो भाई यहाँ पर वैल्यू। ई परपेंडिकुलर में यहाँ पे भी 90 रखो, यहाँ पे भी 90 रखो। साइन 90 1 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है, 1 और 1 2, 2 को यहाँ पर आ जाएंगे। ई परपेंडिकुलर हो चुका है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बात समझ में आई। अब ई पैरेलल देख लेते हैं। ई पैरेलल की हमें cos 90 रख दो और cos 90 रख दो। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू जब कंप्लीट हो जाएगी ई पैरेलल कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाता है जब अनंत लंबा तार हो। अनंत लंबे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो केवल ये होती है, परिणामी तीव्रता। क्लियर है। तो यहाँ तक मेरे मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपकी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और अगर चीजें समझ में आ चुकी है तो उसको लिख लेंगे भी और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। इसको किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, टीजीटी में भी पूछे जा रहे हैं, या फिर कोई टीजीटी जो ट्रिपल भी है, या फिर जो जेई नीट सीईटी है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए, और बाकी की चीजें जो है हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।